बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली जो वीडियो है ये है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर की जो दूसरी वीडियो है वो ये है। तीसरी वीडियो जो है वो एमसीक्यूज़ की होगी। तो पहली वीडियो के अंदर आप ये देखें कि हमने इंडक्शन ऑफ लेबर की डेफिनेशन की थी, हमने इंडक्शन ऑफ लेबर का इंसिडेंस किया था, हमने इंडक्शन ऑफ लेबर की जो कॉमन इंडिकेशंस हैं वो की थी। फिर उन कॉमन इंडिकेशंस के अंदर कहाँ तक हम प्रेगनेंसी को लेकर जा सकते हैं और फिर हम उसको इंड्यूस कर सकते हैं। मींस उसके ऊपर हमने मींस कमेंट किया था। तो आप ये देखें गैस SGA, रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, पी प्रॉम GBS। ये GBS वाला जो है ये MCQ आता है बहुत ज़्यादा है MRCOG के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब GBS पॉजिटिव होता है मोर देन 34 वीक्स पे तो गाइडलाइंस कहती हैं कि आपने इमीडिएट इंडक्शन करनी है। ये बहुत ज़्यादा MRCOG के अंदर MCQ आता है। हम लोगों को इस बारे में इसलिए मींस थोड़ा कम पता होता है क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान में GBS की टेस्टिंग तो करते ही नहीं है। यूके के अंदर वो हर पेशेंट की तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल ब्लीडिंग, जब इस तरह पेशेंट आता है तो वो कहीं ना कहीं उसका स्वॉब चला जाता है। जब वो स्वॉब चला जाता है तो उस पर वो GBS या तो मिल जाता है या नहीं मिलता। मिल जाता है तो वो उसके नोट्सों में लिख देते हैं कि GBS पॉजिटिव है, तो फिर उससे पता चल जाता है। या यूरिन के अंदर GBS की इन्फेक्शन आ जाती है। तो रेकमेंडेड तो नहीं है हर पेशेंट का, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो लेकिन पाकिस्तान में तो हम GBS की टेस्टिंग ही नहीं करते। तो बहरहाल GBS बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, मैटरनल रिक्वेस्ट का MRCOG 2 के अंदर MCQ आता है क्योंकि कहीं ना कहीं नाइस ने अब इसकी इजाज़त दे दी है। फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑब्स्टैट्रिक कोलिस्टेसिस की गाइडलाइन चेंज हुई है। पहले 37 वीक्स था, लेकिन अब आप देखें बाइल एसिड्स के मुताबिक जो है इंडक्शन करनी है। नेक्स्ट फिर एडवांस मैटरनल एज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इन बातों को पाकिस्तान के अंदर मैंने फील किया था कि हम कभी इन बातों पर फोकस ही नहीं करते। ठीक है। तो लेकिन यूके के अंदर 40 इयर्स ओल्ड हो, 40 या 40 से ज़्यादा हो तो फिर ड्यू डेट्स के ऊपर उसकी इंडक्शन एडवाइस की जाती है, 39 से 40 वीक्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वाले मेथड्स ऑफ इंडक्शन। अब ये वीडियो जो है ये बेसिकली मेथड्स ऑफ इंडक्शन के बारे में है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें मेथड्स पता होने चाहिए। तो जो रेकमेंडेड मेथड्स हैं उनमें मेम्ब्रेन स्वीपिंग है, मैकेनिकल मेथड्स हैं। मैकेनिकल मेथड्स के अंदर फॉलीज कैथेटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर्स होते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। और फिर फोर्थ नंबर पर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और प्लस माइनस IV ऑक्सीटोसिन है। ठीक है। तो ये जो ARM जिसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, या प्लस माइनस IV ऑक्सीटोसिन, ये प्लस माइनस होता है, आपने देखना होता है ARM करके। आप थोड़ा सा टाइम देते हैं पेशेंट को, अगर तो टाइटनिंग्स या कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाएं तो ऑक्सीटोसिन नहीं देते, अगर वो ना शुरू हो तो फिर ऑक्सीटोसिन देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये मीन्स एक तो हमें पता हो। फिर नॉट रेकमेंडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नॉट रेकमेंडेड जो है CPSP के इसके अंदर से MCQs आते हैं। आप ये नॉट रेकमेंडेड के अंदर आप ये देखें कि डाइनोप्रोस्टोन जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है वो ओरली नहीं देते, इंट्रावीनस नहीं देते, सिर्फ वजाइनल देते हैं, इंट्रा सर्वाइकल भी नहीं देते। ठीक है। एक तो ये, क्योंकि ये इंडक्शन के MCQs आते हैं वो होते बड़े सिंपल हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अक्सर कैंडिडेट्स उनको गलत करके आते हैं। मैं खुद भी जब एग्ज़ाम में, वो आप फेसबुक ग्रुप के ऊपर जैसे होते हैं ना, मैं भी एक फेसबुक ग्रुप में ऐड था, जो एक रूटीन का आपका ग्रुप होता है जिसमें जब एग्ज़ाम देकर कैंडिडेट्स आते हैं और वो क्वेश्चंस को रिकॉल्स करते हैं और नीचे कुछ कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं, तो मैं बड़ा हैरान था कि अक्स कुछ कैंडिडेट्स, मेरा मतलब है, बड़े सिंपल ये इंडक्शन के क्वेश्चंस गलत करके आए हुए थे। जैसे कि ऑप्शंस के अंदर लिखा हुआ था कि आप सपोज कि उन्होंने आइडियल ऑप्शन नहीं दी हुई थी, यानी कि उन्होंने वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या वजाइनल डाइनोप्रोस्टॉन नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने दिया हुआ था सपोज के जी सिनेरियो और इंडक्शन करें। नीचे उन्होंने लिखा हुआ था फॉलीज कैथेटर, ओरल डाइनोप्रोस्टॉन, इंट्रावीनस डाइनोप्रोस्टॉन और इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन।
ठीक है, और फॉलीस कैथेटर। अब आइडियली तो मैं फॉलीस कैथेटर यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं, ओरल, इंट्रावीनस और इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन और इंट्रावीनस डाइनोप्रोस्टोन या ओरल डाइनोप्रोस्टोन, वो तो वैसे ही गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन बची क्या, फॉलीस कैथेटर, तो उसका आंसर था फॉलीस कैथेटर। लेकिन वो कैंडिडेट्स बहस कर रहे हो कि फॉलीस कैथेटर क्यों करेंगे, डाइनोप्रोस्टोन देंगे हम इसको ये। लेकिन बात ये, डाइनोप्रोस्टोन सिर्फ वजाइनल देनी है आपने, दैट इज, जो बाकी तीन ऑप्शन है वो क्लियर कट नॉन यूजेबल ऑप्शन है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो आइडियल नहीं है, लेकिन वो यूज़ तो की जा सकती है ना जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन ये ट्रिकी होते हैं। आप ये देख लें, कैटेगोरिकली आप देख लें कि नाइस के अंदर, ये नाइस की गाइडलाइन है, ओरल डाइनोप्रोस्टोन, इंट्रावीनस डाइनोप्रोस्टोन और फिर ये इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन अलोन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीटोसिन अलोन इंडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता। ऑक्सीटोस, ये पहले किया जाता था लेकिन अब नहीं करते, ठीक है। इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन अलोन यूज नहीं करते। मेम्ब्रेन बैग्स रप्चर होने चाहिए, ठीक है। या तो वो श्रॉम हो या वो एआरएम हो, यानी कि या तो वो खुद से रप्चर हो जाएं, या मेरा मतलब है हम रप्चर करें, फिर आप ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ये सिंपल चीज़ ही गलत होती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि कैटेगोरिकली मैं देखकर हैरान था कि यार इतना मीन सिंपल सी बात है, लेकिन ये कैंडिडेट्स ने गलत किया हुआ था। और ये इनमें से आता है, ये देखें, ये नाइस की है, नॉट रेकमेंडेड। बी अवेयर दैट द अवेलेबल एविडेंस डजेंट सपोर्ट द यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर इंडक्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट बात है इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन अलोन। क्योंकि हमारे जहन में होता है कि ऑक्सीटोसिन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो श्रॉम या एआरएम के साथ यूज़ करते हैं, वो अलहदा कभी यूज़ नहीं करते। फिर बाकी ये वाले तो हमें पता ही है, ईस्ट्रोजन या ये मीफीप्रेस्टोन, ये बहरहाल इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं यूज़ करते, ठीक है। ये हो गया। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, ये वाले जो फिर मेथड्स हैं, जो कि जिस तरह आप कह लें हर्बल हो गया या होम रेमेडी टाइप जो मेथड्स हैं, वो यूजली रेकमेंड नहीं किए जाते। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे स्पेशली पाकिस्तान के अंदर पेरीफ्री के अंदर, पेरीफ्री क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि पेरीफ्रीज के अंदर या कहीं ना कहीं होम रेमेडीज़ के तौर पे कई मेथड्स इनके अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें एक ये सबसे ज़्यादा मेथड जो कैस्टर ऑयल है, ठीक है। कैस्टर ऑयल, आप ये कैस्टर ऑयल का ये है कि मेरी खाला ने जो है मेरी कज़न को जो है ना 36 हफ्तों से तेल पिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, कैस्टर ऑयल। वो और तो उसकी इंडक्शन, उसकी वो जिस तरह उन्होंने सुना हुआ था कि जिस जिस तरह होता है कि डिलीवरी में आसानी होती है, मुझे तो नहीं पता था, बहरहाल चिराग तले अंधेरा ही होता है हमेशा, तो मुझे तो नहीं पता था इस बात का। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो उसको प्री क्लम्शिया करा दिया, ठीक है। अब वो, मैं ये तो नहीं कहता तेल पीने से प्री क्लम्शिया हुआ, लेकिन उसको 36 हफ्तों से तेल मीन्स पता नहीं कौन सा तेल पिलाना शुरू कर दिया। और वो जो है ना, उसको प्री उसकी उसको कि लेबर आसान होगी कि 37 वीक से लेबर जैसे शुरू हो जाती है तो आसान होगी। वो आसान का मतलब बेसिकली तो इंडक्शन ही था, कि कहीं ना कहीं होम रेमेडीज़ में ये अज्यूम किया जाता है कि जो कैस्टर ऑयल जैसे है वो मीन्स वजाइनली इस्तेमाल करने से, या मीन्स उसको पीने से, ओरल इस्तेमाल करने से जो है ना, उससे लेबर आसान होती है। ये हमारे देसी टोटके हैं, लेकिन नाइस ये देसी टोटकों को रेकमेंड नहीं करती। और जो मेरी कज़न थी, उसको उसकी लेबर तो क्या आसान होनी थी, प्री क्लम्शिया होकर उसका एमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इन होम रेमेडीज़ जो हैं, इनके बारे में नाइस जो है वो कहती है कि इनको रेकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे हॉट बाथ, अनीमा, कैस्टर ऑयल, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कहीं ना कहीं मैंने जैसे थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान में प्राइवेट प्रैक्टिस की पेरीफ्री के अंदर, तो मैंने मींस फील किया कि कहीं ना कहीं ये मेथड्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन नाइस इनको रेकमेंड नहीं करती। और फिर आप ये देखें कि इंडक्शन जो है बेसिकली इंडक्शन ऑफ लेबर फीमेल को, मीन्स एक किस्म का दुनियावी तौर पे बात कर रहा हूँ, कि फीमेल को जैसे पावर बैक
देती है, क्योंकि बच्चा तो जैसे बच्चा तो है, वो तो अंदर रहने के ही ख्वाब देख के फिरता रहता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में यह है कि वो तो अगर लेबर स्टार्ट ना हो तो कब तक, मेरा मतलब है जो मदर है, जैसे वो टूवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट्स कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो बच्चा तो अगर मींस बाहर आने का प्रोग्राम ही ना बनाए तो फिर क्या करेंगे? फिर इंडक्शन बेसिकली पेशेंट को वो पावर एक किस्म की देती है, या पावर बैक मीन्स उसको पावर दी जा होती है कि वो इंडक्शन चूज करती है, तो फिर बच्चा डिलीवर हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है मेम्ब्रेन स्वीपिंग। अब ये हर मेथड के ऊपर, जैसे मेम्ब्रेन स्वीपिंग, मैकेनिकल मेथड्स, मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड की हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये है कि हमें पता होना चाहिए, दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लेबर के स्पेशली लेक्चर्स के ज़रिए मेरी एक कोशिश है कि वो मेरे कॉलीग्स जिनको, जो मेरी तरह के हैं, जिनको लेबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल सकी, और वो तो उनको मींस मैं थोड़ा सा जैसे बता सकूं या गाइड कर सकूं। तो अब सबसे पहले तो लेबर का जो सबसे कॉमन एक मेथड होता है वो मेम्ब्रेन स्वीपिंग होता है। अब बात यह है कि मेम्ब्रेन स्वीपिंग ऑफर कब करनी है। ठीक है, आप 36 पे नहीं कर सकते, 37 पे नहीं कर सकते मेम्ब्रेन स्वीपिंग। के मेम्ब्रेन स्वीपिंग तो कभी भी मीन्स जैसे कि इसका मतलब कभी भी की जा सकती नहीं, ऐसा नहीं है। आइडियली जो नाइस रेकमेंड करती है, नाइस रेकमेंड करती है, आप ये देखें, एट एंटीनेटल विजिट्स आफ्टर 39 प्लस 0 डिस्कस विद वुमेन इफ दे वुड लाइक अ वजाइनल एग्जामिनेशन फॉर मेम्ब्रेन स्वीपिंग। ठीक है, नाइस रेकमेंड करती है कि 39 वीक्स के बाद आपने मेम्ब्रेन स्वीपिंग जो है आप पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा भी कर सकते हैं मेम्ब्रेन स्वीपिंग, मींस दो दफ़ा भी कर सकते हैं, तीन दफ़ा भी कर सकते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट विल। 39 के बाद, जैसे मैंने ये लिखा है कि 39 के बाद आप मेम्ब्रेन स्वीपिंग ऑफर करते हैं प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों को। लेकिन फिर नाइस ही कहीं ना कहीं ये भी लिखती है कि अगर मल्टी ग्रेविडा हो तो उसको आप 38 से 39 के दरमियान में भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है, आइडियली 39 के बाद। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है तो उसको आप 30, जो मल्टी ग्रेविड है, प्राइमी को वो कहते हैं कि कोशिश करें 39 के बाद ही करें, लेकिन जो मल्टी ग्रेविड है उसको 38 से 39 के दरमियान में भी आप ऑफर कर सकते हैं मेम्ब्रेन स्वीपिंग। अब उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले तो ये कि मेम्ब्रेन स्वीपिंग ऐसे की जाती है, आप वजाइनल एग्जामिनेशन जब पेशेंट का करते हैं तो आप मेम्ब्रेन्स को बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। ये भी जैसे पैथोफिजियोलॉजी एमसीक्यू में आ सकती है, कोई हमसे पूछ सकता है, तो कोई पेशेंट हमसे पूछ सकता है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो मेम्ब्रेन स्वीपिंग से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो लेबर के एक किस्म का इंडक्शन में लेबर के स्टार्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मेम्ब्रेन स्वीपिंग इस वजह से 38 या 39 या 40 पे की जाती है क्योंकि बाज़ मेम्ब्रेन स्वीपिंग करते हुए मेम्ब्रेन बैग्स रप्चर हो जाते हैं, बाज़ मेम्ब्रेन स्वीपिंग करते हुए पेशेंट को हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर बाज़ पेशेंट को मेम्ब्रेन स्वीपिंग के बाद हमें डिलीवर भी करना पड़ता है। हम आइडियली तो चाहते हैं कि वो खुद लेबर में चली जाए, लेकिन बाज़ छोटे छोटे कंसर्न्स भी हो जाते हैं। मैंने जैसे ये देखे हैं कंसर्न्स, स्पेशली बाज़ मेम्ब्रेन स्वीपिंग से जब आप मेम्ब्रेन स्वीप करते हैं ये वाले इस एरिए में, इधर कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी ना, कैपिलरीज के कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि सर्विक्स ने ओपन होना होता है ना, सर्विक्स जो हमेशा से ही क्लोज्ड रहा है तो ब्लड कनेक्शंस भी तो होते हैं ना। तो बाज़ आप जब मेम्ब्रेन स्वीपिंग करते हैं तो वो ब्लड कनेक्शंस कैपिलरीज ब्रेक हो जाते हैं, फिर ब्लीड हो जाता है, यानी कि पेशेंट आपके पास आ जाता है कि जी सुबह मेम्ब्रेन स्वीप करवाए थे और अब मुझे ब्लीड हो रहा है। तो वो बेसिकली हैवी शो भी उसको बोल देते हैं, बाज़ वो जेन्युइन एपीएच होता है, कि जेन्युइन एपीएच होता है। हैवी शो ये होता है कि ब्लड मिक्स्ड म्यूकसी डिस्चार्ज, और बाज़ मीन्स जेन्युइन एपीएच ये है कि आपको फ्रेश ब्लीड होता है। तो मेम्ब्रेन स्वीप से ये भी हो सकता है, इसलिए मेम्ब्रेन स्वीपिंग ये नहीं है कि आप 36 या 37 पर करें और वो बच्चा डिलीवर कराना पड़ जाए, इसीलिए कहा जाता है कि 39 के बाद करें, ताकि अगर उसके बाद डिलीवर भी करवाना पड़े तो एटलीस्ट आप जस्टिफाइड हों कि मीन्स फीटल लंग मैच्योरिटी हो चुकी है और बच्चा अगर डिलीवर हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अब दूसरा ये है कि
मेम्ब्रेन स्वीपिंग, फिर जैसे अक्सर पेशेंट का ये क्वेश्चंस होता है, इसको स्ट्रेच एंड स्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन स्वीपिंग जो है, जैसे ये इस कार्टून में भी वो यही कह रहे हैं कि बाजुकात पेशेंट समझते हैं जो लेमैन होते हैं कि जी मेम्ब्रेन स्वीपिंग मीन स्वीप का क्या मतलब है। ये बहरहाल स्ट्रेच एंड स्वीप भी बोलते हैं कि आप सर्विक्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और फिर आप फिंगर से बेसिकली के उसको गोल, आप जैसे गोल आप मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे आप यूं कर रोटेट करते हैं अपनी फिंगर को ताकि मेम्ब्रेन्स थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएं, ठीक है। तो बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन होता है कि स्ट्रेच एंड स्वीप के बाद कितने परसेंट चांसेस है कि मैं लेबर में चली जाऊंगी, जैसे पेशेंट पूछती है। तो आप ये देखें, ये परसेंटेज है कि ये 2/7 का मतलब ये होता है, यूके में जैसे वो ये कहते हैं कि आपने अगर लिखना है तो जैसे, तो आप जैसे 7 डेज होते हैं ना, एक एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो 2/7 का मतलब ये है कि 2 डेज, ठीक है। 7/7 का मतलब है 7 डेज, ठीक है। और ये 7, जो 7 नीचे लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक वीक में 7 डेज होते हैं ना। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट अ बिट, ये एक वो कहते हैं कि इस तरह लिखें आप ना। तो अब 2 डेज, ये बेसिकली ये है कि विद इन 40 आवर्स 24% चांस है कि पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाएगी। विद इन 7 डेज, एक हफ्ते के अंदर 46% चांस होता है कि स्ट्रेच एंड स्वीप के विद इन 1 वीक पेशेंट जो है वो लेबर में चली जाएगी, 46%। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा सच कोई एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन ये पेशेंट्स का बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन होता है जब आप एंटीनेटली पेशेंट को आप काउंसल करते हैं कि चलें जैसे 39 वीक्स हैं, अगर डू यू वांट स्ट्रेच एंड स्वीप, तो पेशेंट का जो है बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन होता है कि कितने परसेंट चांस है कि मैं लेबर में चली जाऊंगी। तो 24% चांस होते हैं 48 आवर्स में, और 46% चांस होते हैं 7 डेज के अंदर, ठीक है। ये मेम्ब्रेन स्वीपिंग हो गया, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड होता है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स अब बेसिकली तो ये होते हैं, मैकेनिकल मेथड जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं, इसमें डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फॉलीज कैथेटर, आप ये देखें फॉलीज कैथेटर भी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में हम फॉलीज कैथेटर ही यूज़ करते थे जिस हॉस्पिटल में मैं वर्क कर रहा था। फॉलीज कैथेटर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये इस तरह के, आप ये देखें कि ये वाले जो हैं, आप ये देखें बैलून कैथेटर, ठीक है। बैलून कैथेटर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली आप ये देखें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये स्पेशली इंडक्शन के लिए यू मींस बनाए गए हैं। बैलून कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूके के अंदर भी किसी किसी हॉस्पिटल में ही ये बैलून कैथेटर अवेलेबल है। यूके के अंदर भी मींस के फॉलीज कैथेटर से ही मींस वो मैकेनिकल इंडक्शन मींस ज़्यादातर करते हैं। लेकिन एक और जगह जैसे जिस हॉस्पिटल में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, उनके पास ये है मींस ये भी मैकेनिकल। अब जैसे देखें, नंबर 1 सर्वाइकल बैलून कैथेटर, जो कि फॉलीज भी हो सकता है और जो कि स्पेशलाइज्ड इस तरह का कैथेटर भी हो सकता है। नंबर 1 ये हो गया। यूके में सबसे ज़्यादा यही के कैथेटर के ज़रिए ही की जाती है मैकेनिकल इंडक्शन, ठीक है, मैकेनिकल इंडक्शन, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये डायलेटर्स होते हैं, जिसमें ये लैमिनेरिया और ये डायलापैन, ठीक है। डायलापैन ये होते हैं, ये बेसिकली तो बनाए जाते हैं जैसे कि ये हर्बल होते हैं। हर्बल से मुराद ये प्लांट ओरिजिन से, जैसे आप ये देखें कि लैमिनेरिया इज़ ए काइंड ऑफ सीवीड, और इसी तरह जो डायलापैन होता है ये भी मेरा मतलब है प्लांट्स से ही बनाया जाता है, स्टार्च या किसी चीज़ से ये बनाया जाता है। ये बेसिकली सर्विक्स के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। आप ये देखें सर्विक्स के अंदर ये लैमिनेरिया है और ये डायलापैन है। डायलापैन बेसिकली स्मॉल रॉड्स होती हैं। रॉड्स मींस जिस तरह आप ये देखें यहाँ पर ये बनी हुई है इस तरह, ठीक है। डायलापैन ज़्यादा बारीक होता है, तो डायलापैन 3 से 4 इंसर्ट करने पड़ते हैं सर्विक्स के अंदर। और ये जो लैमिनेरिया होता है ये थोड़ा थिक होता है, ये एक ही इंसर्ट करते हैं, तो फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ सर्विक्स से और ये डायलेट हो जाते हैं इस तरह। ये डायलेट हो जाते हैं और फिर आप इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे आप ये देखें ये डायलेट हो गया, आप इसको रिमूव, ये इस तरह का होता है। लेकिन आप ये देखें जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है 2, 4, 6, 8, 24 आवर्स, तो ये इस तरह डायलेट हो जाता है। उससे ये होता है कि ये सर्विक्स को बेसिकली मैकेनिकल प्रेशर के ज़रिए जो है ओपन कर देता है और उसके बाद आप पेशेंट का एआरएम कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। जैसे आप पेशेंट का एआरएम कर सकते हैं और उसके साथ सिंटो जो है सिंटोसिनोन आप वो शुरू करा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैकेनिकल मेथड्स होते हैं। अब मैकेनिकल मेथड्स मैकेनिकल मेथड्स हम तब यूज़ करते हैं, मींस जैसे कि मैकेनिकल मेथड्स वैसे तो हम हर इंडक्शन में भी स्टार्ट मैकेनिकल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस बतानी हो तो जैसे प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो उसमें मैकेनिकल मेथड को प्रेफर किया जाता है। अगर बच्चा जो है आईयूजीआर हो और आप यकदम हार्मोनल नहीं देना चाहते उसको इंडक्शन, क्योंकि आपको डर है कि कहीं हाइपर स्टिमुलेशन ना हो जाए, बच्चा यूजीआर है, स्मॉल है, तो आप मैकेनिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो, वी बैक हो रही हो, तो उसमें मीन ज़्यादा एडवाइस किया जाता है कि मैकेनिकल मेथड से स्टार्ट करें, क्योंकि ये बेसिकली मैकेनिकल मेथड नॉन हार्मोनल होते हैं, तो हाइपर स्टिमुलेशन का चांस नहीं होता कि हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होगी, क्योंकि आप हार्मोन्स तो नहीं दे रहे ना कि जो हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए और यकदम एक जो कंट्रोल्ड चीज़ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो ये बेसिकली कंट्रोल्ड इंडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं मैकेनिकल मेथड्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूके के अंदर जैसे बैलून, सर्वाइकल बैलून कैथेटर या फॉलीज कैथेटर यूज़ किया जाता है। इसको इसको इंसर्ट, आप ये देखें इस तरह इंसर्ट कर दिया जाता है फॉलीज कैथेटर को, और फिर पेशेंट को भी थोड़ा सा गाइड किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा इसको जो है जो उसकी ट्यूबिंग है उसको वो पुल पुल करती रहे, जैसे थोड़ा थोड़ा उसको खींचते रहें। तो फिर उससे ये होता है, आप ये देखें इंक्रीजिंग इफेसमेंट एंड डायलाटेशन, आप ये देखें इफेसमेंट और डायलाटेशन के अंदर ये हेल्प करता है फॉलीज कैथेटर। तो ये मीन्स इस तरह मैकेनिकल इंडक्शन, और फिर वो जब सर्विक्स ओपन हो जाती है तो आप एआरएम कर सकते हैं और आप सिंटो अगर ज़रूरत हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। ये हो गया। यूके में भी सबसे ज़्यादा फॉलीज कैथेटर की इंडक्शन को यूज़ किया जाता है मैकेनिकल मेथड्स के लिए। ये एक थोड़ी सी उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। फिर मुख्तलिफ जैसे आप ये देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड कैथेटर भी डेवलप किए गए हैं और ये भी कुछ हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। फिर एक एक्स्ट्रा एमनियोटिक नॉर्मल स्लाइन, फिर एक ये मेथड इन्होंने, ये रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है उसमें ये होता है कि ये बल्ब को तो इन्फ्लेट करते हैं, लेकिन जो फॉलीज कैथेटर का जैसे जो आईज होती हैं जहाँ से जैसे अगर ब्लैडर में हो तो यूरिन ड्रेन करता है, उसके ज़रिए थोड़ा सा नॉर्मल स्लाइन जो है वो भी इंजेक्ट कर देते हैं। उसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि ये जो नॉर्मल स्लाइन होता है ये मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करने में और सर्विक्स की ईफेसमेंट के अंदर थोड़ी सी हेल्प आउट करता है नॉर्मल स्लाइन, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं किया जाता। ठीक है, ज़्यादातर सिर्फ फॉलीज कैथेटर को ही वो जो है ना इंसर्ट करते हैं कि फॉलीज कैथेटर आप इंसर्ट कर दें और पेशेंट को आप गाइड करें कि उसको पुल करती रहे पेशेंट ना, उसको पुल करती रहे। लेकिन एक्स्ट्रा एमनियोटिक नॉर्मल स्लाइन ये मुख्तलिफ जैसे कि नई नई चीज़ें या नए नए जिस तरह रिसर्च बेस्ड ये भी किया जा सकता है। ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे ये लेमिनेरिया हो गया। इसको सीवीड होता है, ये बेसिकली सीवीड से बनाया जाता है और इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर डायलेट हो जाता है और फिर ये मैकेनिकल प्रेशर से सर्विक्स को ओपन करता है। ठीक है, ये पेशेंट को जैसे एंटीनेटली वो गाइड भी करते रहते हैं एंटीनेटल विजिट्स के दौरान में कि जी अगर इंडक्शन की ज़रूरत हो तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो लेमिनेरिया भी अवेलेबल होता है। और फिर ये डायलापैन है, जैसे मेरे हॉस्पिटल के अंदर वो लेमिनेरिया और सर्वाइकल फॉलीज कैथेटर को यूज़ नहीं करते, उन्होंने ये डायलापैन मींस यूज़ करते हैं। डायलापैन ये होती हैं कि ये इस तरह स्मॉल रॉड होती है, ये भी प्लांट मटेरियल से बनी होती है, जैसे स्टार्च से आई गैस बनी होती है ये, और सेलुलोज स्टार्च से, और ये 12 से 24 घंटे, ठीक है, कि 12 से 24 घंटे आप बता डिसाइड कर लेते हैं पॉलिसी के इतने हमने घंटे रखना है। जैसे ये फॉलीज कैथेटर 24 आवर्स, इसी तरह मैकेनिकल के जो मेथड्स होते हैं 12 से 24 घंटे एटलीस्ट फिर उनको रखा जाता है, अनलेस अनटिल वो उससे पहले खुद ब खुद बाहर आ जाएं। खुद ब खुद बाहर आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि उतनी डायलेटेशन हो गई है जो कि वो होल्ड नहीं कर रहे और वो बाहर आ गए। तो आप ये देखें, ये जो डायलापैन होता है ये इस तरह आप रखते हैं तो ये ऐसा होता है, फिर ये 2 घंटे बाद, ये 4 घंटे बाद, ये 8 घंटे बाद, ये 12 से 24 घंटों में ये इस तरह
तीन चार या पांच जो स्टिक्स हैं वो इंसर्ट की जाती हैं सर्विक्स के अंदर। ये आप देखें वो इस तरह डायलेट करती हैं, मैकेनिकल प्रेशर बनाती हैं, और ये देखें ये सिचुएशन हो जाती है। फिर इनको इनके साथ स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये देखें इनके साथ स्ट्रिंग्स होती हैं बेसिकली ताकि आप इनको पुल कर सकें, ठीक है, आसानी से। ये स्ट्रिंग्स को आप पुल करके निकाल लेते हैं तो फिर सर्विक्स जो है आप एग्जामिनेशन करते हैं तो आप मेम्ब्रेन बैग्स फील कर सकते हैं, तो आप फिर मेम्ब्रेन बैग्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये डायलापैन होता है। और ये पेशेंट को बेसिकली इसके फ़ायदा ये होता है कि ये जो मैकेनिकल इंडक्शन होती है ना, एक तो ये कि मैकेनिकल इंडक्शन क्योंकि कंट्रोल्ड होती है, तो पेशेंट मैकेनिकल इंडक्शन के बाद कुछ पेशेंट जैसे घर जाना, जैसे 24 घंटे अब ये रहना है, तो कुछ पेशेंट जो है वो घर जाना चाहते हैं तो उनको घर जाने की इजाज़त भी मिल जाती है। इसको आउट पेशेंट इंडक्शन बोलते हैं। हॉस्पिटल में रहना चाहें तो हॉस्पिटल में भी रह सकते हैं, क्योंकि हमने हार्मोन तो कुछ भी नहीं दिया ना। हार्मोनल इंडक्शन जब करते हैं फिर पेशेंट घर नहीं जा सकती, क्योंकि हार्मोनल इंडक्शन से अगर यकदम हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए या फीटल डिस्ट्रेस हो जाए तो दैट इज़, मेरा मतलब आपने फिर उसको मैनेज करना होता है। तो हार्मोनल इंडक्शन से पेशेंट घर नहीं जा सकती। इसीलिए ये जो मैकेनिकल मेथड्स हैं पेशेंट्स को ये बताए जाते हैं, कुछ पेशेंट्स इनको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं। फ्रीडम अलाउज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्लीप में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल्ड इंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये बहरहाल मैकेनिकल मेथड्स हैं। और ये इंसर्ट कैसे किया जाता है, जैसे हम आप ये देखें सर्वाइकल स्मेयर नहीं लेते, जैसे स्पेकुलम इंसर्ट लिथोटमी पोजीशन में स्पेकुलम इंसर्ट करके आप सर्विक्स को मींस आप देखते हैं और फिर आप सर्विक्स के अंदर ये स्टिक्स जो है ना वो इंसर्ट कर देते हैं, स्पंज होल्डर के ज़रिए ये स्टिक पकड़ के आप इसको इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। तो ये डायलापैन है, बहरहाल मेरे हॉस्पिटल में डायलापैन यूज़ किया जाता है मैकेनिकल इंडक्शन के लिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स जैसे कि हम सबको पता है, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के अंदर सबसे कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, डाइनोप्रोस्टोन होती है, मींस पैसरी की फॉर्म में भी होती है, टैबलेट की फॉर्म में भी होती है, और जेल की फॉर्म में भी होती है। और फिर माइजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन E1 टैबलेट की फॉर्म में होता है। पहले ये भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता था लेकिन अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। आईयूडी के अंदर इसको ज़रूर यूज़ किया जाता है लेकिन अलाइव प्रेगनेंसी की इंडक्शन में इसको यूज़ अब नहीं किया जाता, वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, इनके जो PGE1 या PGE2 ये हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में बाजू का MCQ आता है कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है, माइजोप्रोस्टोल कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है, E1 है। फिर ये हमने ना, ये मैंने इसलिए पिक्चर बनाई है कि हमें कैटेगोरिकली पता होना चाहिए कि ये पोस्टीरियर फॉरनेक्स में बेसिकली हमने रखना होता है। जब ये वाली हार्मोनल इंडक्शन करनी होती है ना, तो माइजोप्रोस्टॉल या डाइनोप्रोस्टोन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जैसे आईयूडी के लिए या ये अलाइव इंडक्शन के लिए, तो ये हमने जैसे हम हाथ के ज़रिए या वो सुरिंज होती है जेल के लिए ज़रिए, जेल जो होती है वो सुरिंज फॉर्म में होती है। तो ये बेसिकली एम ये होता है कि पोस्टीरियर फॉरनेक्स के अंदर आपने इसको रखना है। क्योंकि ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था किसी ने ये बताया ही नहीं, बस वो ये था कि जी बस वजाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन मींस रखते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर आप माइजोप्रोस्टोल देते हैं वो मिस कैरेज की इंडक्शन, मिस कैरेज में सर्वाइकल राइपनिंग के लिए या मींस आईयूडी के लिए, तो बस वजाइनली रखते हैं। वजाइनली नहीं रखनी होती, ये कोशिश की जाती है कि पोस्टीरियर फॉरनेक्स में इसको इंसर्ट किया जाए, क्योंकि ये पोस्टीरियर फॉरनेक्स के अंदर ज़्यादा देर स्टे कर सकती है बजाय इसके कि वजाइना के अंदर अगर आप इधर रख देंगे तो ये तो बाहर आ जाएगी, मीन्स यहाँ से जल्दी वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, यानी कि वो अपना फंक्शन तो पूरा ही नहीं करेगी। तो वो पोस्टीरियर फॉरनेक्स आप ये देखें इस तरह होता है, थोड़ा सा हुक की तरह। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि ये यहाँ पर डिपॉजिट कर दी जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा देर ये सर्विक्स के ऊपर एक्ट करें, ठीक है। तो ये वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन है। और फिर ये जैसे PGE2 के ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि PGE2 लाइव या अलाइव इंडक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये देखें PGE2 डाइनोप्रोस्टोन ये प्रेफर्ड एजेंट्स हैं, इंट्रावजाइनली पोस्टीरियर फॉरनेक्स में रखते हैं, जेल फॉर्म में भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं, पैसरी की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन हाइपर स्टिमुलेशन कॉज कर सकते हैं। और फिर जैसे जो ये देखें अब हम पैसरी,
अब ये सबसे पहले हम पेसरी से स्टार्ट करेंगे। ये देखें प्रोपेस के नाम से जैसे पेसरी आती है, डाइनोप्रोस्टोन 10 मिलीग्राम की पेसरी होती है। ये इस तरह की पेसरी होती है बेसिकली ना। और आप ये देखें, अब ये यहाँ पर ये पिक्चर जो है ये उल्टी है। ये बेसिकली एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स है और ये पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विक्स है। तो आप ये देखें कि ये जब पैसरी को इंसर्ट किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि ये साथ उसके थ्रेड है, क्योंकि हम पैसरी को पुल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो पैसरी जो है उसको पोस्टीरियर फॉरनेक्स में आप ये देखें कैसे उन्होंने मीन्स रखने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा देर वो पोस्टीरियर फॉरनेक्स में रहेगी तो वो सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर हेल्प करेगी। तो ये पैसरी जो है प्रोपेस पैसरी जो कि डाइनोप्रोस्टोन है, ये ये भी मैकेनिकल तो जैसे बिल्कुल कंट्रोल्ड हो गया। प्रोपेस पैसरी जो है ये भी हमें कंट्रोल्ड इंडक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि अगर हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है या फीटल डिस्ट्रेस हो रही है तो आप ये थ्रेड को पुल करके पैसरी निकाल देते हैं। ठीक है, थ्रेड को पुल कर लेते हैं, पैसरी को आप निकाल देते हैं। जबकि जो जेल या टैबलेट होती है वो आपको वॉश करना पड़ता है, वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पैसरी जो होती है ये भी हमें हेल्प करती है। तो अगर हमें डाउट हो, जैसे प्रीवियस ऑपरेशन है, ये जैसे मैंने बताया आपको IUGR है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, रेज डॉपलर्स है, मैं नहीं चाहता कि यकदम हाइपर स्टिमुलेशन हो या मैं नहीं चाहता कि बच्चा फीटल डिस्ट्रेस हो, तो मैं पैसरी यूज़ करूँगा। क्योंकि पैसरी से अगर मैं चाहता हूँ कि हार्मोनल, जैसे मैकेनिकल मैंने किया, लेकिन मैकेनिकल जो है 12 से 24 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी भी जो है सर्विक्स जो है वो मुझे फील होता है कि सर्विक्स थिक है, मेरी फिंगर नहीं पहुँच रही, ARM नहीं किया जा सकता, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ARM। तो फिर मैं उसको प्रोपेस पैसरी दे दूँगा। और मींस प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट या जेल भी दे सकता हूँ, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, IUGR है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, रेज डॉपलर्स हैं, तो मैं उसको प्रोपेस्पेसरी दे दूंगा। यानी कि थोड़ा सा हार्मोन भी मिल जाए लेकिन थोड़ी सी कंट्रोल्ड इंडक्शन भी रहे, मैं यकदम कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। और फिर ये इसलिए भी ये चीज़ें डेवलप की गई हैं क्योंकि लेबर वार्ड की एक्यूटी भी आपने देखनी है, कि अगर लेबर वार्ड पहले ही बिजी है और आपने एक और इंडक्शन स्टार्ट की और वो फीटल डिस्ट्रेस के साथ आ गया, वो भी मींस लेबर वार्ड में शामिल हो गया। यानी कि बेसिकली स्लोली स्लोली के इंडक्शन भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्लोली स्लोली जो लेबर वार्ड की मैनेजमेंट है उसको भी, मेरा मतलब है एक पेशेंट डिलीवर हो जाए और अगला पेशेंट आ जाए, यानी कि मींस उसको भी कंट्रोल किया जा सके एक्यूटी को। ठीक है, तो ये बहरहाल प्रोपेस पैसरी 10 मिलीग्राम की होती है। फिर ये आप ये देखें कि ये जो टैबलेट होती है ये 3 मिलीग्राम की होती है। पाकिस्तान में मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था वहाँ हम टैबलेट यूज़ करते थे। फिर ये देखें ये जेल होती है। जेल जो है ये इस तरह साथ एक सुरिंज होती है, उसके ज़रिए देना आसान हो जाती है जेल। ये रेडीमेड सुरिंज होती है, इसके अंदर ऑलरेडी जेल होती है, तो आप बस उसको पीछे से पुश कर देते हैं तो वो पोस्टीरियर फॉरनेक्स में आपकी कोशिश होती है चली जाए। ये यूके में जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ वो जेल यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ ये टैबलेट यूज़ करते थे। अक्सर हम पेशेंट से ही बल्कि मंगवाते थे कि वो ले आएँ, थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती है ये टैबलेट। तो ये बहरहाल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हमें पता होने चाहिए। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है ना हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यूजली जो स्टेप्स होते हैं कि आप मैकेनिकल से स्टार्ट करें, फिर आप प्रोपेस पैसरी दें और फिर आप उसके बाद जेल या टैबलेट। जेल या टैबलेट बेसिकली मींस एक ही चीज़ होता है, लेकिन मैकेनिकल डायलापैन, जैसे मेरे हॉस्पिटल में डायलापैन से स्टार्ट करते हैं। डायलापैन के बाद अगर ARM नहीं हो सकता तो उसको प्रोपेस्पेसरी देते हैं। प्रोपेस्पेसरी के बाद अगर ARM नहीं हो सकता तो फिर उसको जेल देते हैं। ठीक है, और फिर वो आगे जैसे मैं उसके ऊपर भी कमेंट करता हूँ। फिर ये माइजोप्रोस्टोल है। माइजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है। ये ज़्यादातर IUD की इंडक्शन के लिए या मिस कैरेज के अंदर सर्वाइकल राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट होती है। तो अब आप ये देखें कि डाइनोप्रोस्टोन और माइजोप्रोस्टोल इनकी इंडक्शंस में फ़र्क क्या है। आप ये देखें कि जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये अलाइव अलाइव मैं बात कर रहा हूँ इंडक्शन की, वजाइनल डिलीवरीज में हेल्प करती है। ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन जो है उसकी मींस जैसे कि उसके अंदर जो है उसकी हमें ज़रूरत तो पड़ती है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम डाइनोप्रोस्टोन से करते हैं।
तो लेकिन कि जैसे उसके अंदर हेल्प आउट होता है, कम एनाल्जीजिया चाहिए होता है, लॉन्गर थोड़ी सी डिलीवरी होती है लेकिन पीसफुल होती है, थोड़ी पेन कम होती है। जबकि माइजोप्रोस्टॉल की आप इंडक्शन देखें कि वजाइनल डिलीवरीज कम है, ऑक्सीटोसिन की ऑगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनाल्जीजिया ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा वायलेंट होती है। मींस वायलेंट से मुराद माइजोप्रोस्टॉल थोड़ी पेनफुल, कि जो पहले ही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस हैं माइजोप्रोस्टॉल उनको और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना वो करती है। इस वजह से माइजोप्रोस्टॉल की इंडक्शन नहीं की जाती, सिर्फ आईयूडी के अंदर या मिस कैरेज में कर दी जाती, क्योंकि उसमें बेसिकली ये है कि स्मूथ लिवर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन ई 2 से ज़्यादा होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई 1 से स्मूथ लिवर नहीं होती। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से डाइनोप्रोस्टॉन की इंडक्शन की जाती है हार्मोनल में। अब नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स प्लस माइनस आईवी ऑक्सीटोसिन। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसको हम एमनियोटमी भी बोलते हैं, तो इसके अंदर हम मेम्ब्रेन बैग्स को इस तरह रप्चर कर सकते हैं। आप ये देखें कि मेम्ब्रेन बैग्स को इस तरह रप्चर किया जा सकता है, और रप्चर करने के बाद फिर हम प्लस माइनस आईवी ऑक्सीटोसिन देते हैं। उसके बारे में भी मैं कमेंट करता हूँ कि कैसे उसको हमने देना होता है। तो अब आप ये देखें कि इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन अलोन पहले यूज़ की जाती थी इंडक्शन के लिए, अब नहीं यूज़ की जाती। ठीक है, अब नहीं यूज़ किया जाता इंडक्शन के लिए। एआरएम एआरएम के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। अब उसका तरीका ये होता है कि जब मेम्ब्रेन बैग्स को ब्रेक किया जाता है, मेम्ब्रेन बैग्स को ब्रेक करने के बाद प्राइमी ग्रेविडा में आप 30 से 60 मिनट्स तक वेट करते हैं। ठीक है, आप 30 से 60 मिनट्स तक वेट करते हैं। आप उसको कहते हैं मोबिलाइज, मींस पेशेंट कर सकता है। आप देखते हैं 30 से 60 मिनट्स में अगर पेशेंट को टाइटनिंग स्टार्ट हो गई हैं या उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं तो फिर आईवी ऑक्सीटोसिन नहीं दी जाती। लेकिन अगर उसको टाइटनिंग स्टार्ट नहीं हुई या जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो फिर आप उसको आईवी ऑक्सीटोसिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टी ग्रेविडा में 2 से 4 घंटे 120 मिनट से लेके 240 मिनट्स तक वेट किया जाता है। उसको मोबिलाइजेशन के लिए कहा जाता है, क्योंकि डेफिनेटली वो कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन जब स्टार्ट करते हैं उससे चांसेस होते हैं, वैसे तो सेफ होता है लेकिन चांसेस होते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस ना हो जाए, चांसेस होते हैं कि यकदम हाइपर स्टिमुलेशन या पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ना स्टार्ट हो जाएं। तो मींस पेशेंट को बेसिकली थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 30 से 60 मिनट्स होते हैं, मल्टी ग्रेविडा में 120 से 240 मिनट्स यानी कि 2 से 4 घंटे आप देते हैं। फिर आप ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करते हैं रूटीन के अंदर ना एआरएम करने के बाद। तो क्योंकि फिर ऑक्सीटोसिन के ऊपर जब पेशेंट होता है तो आपने कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करनी होती है, कॉन्टीन्यूस सीटीजी करनी होती है। ऑक्सीटोसिन के ऊपर बाज़ात पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा आती हैं तो पेशेंट को एपिड्यूरल भी चाहिए होता है, पेशेंट एपिड्यूरल की भी मींस जैसे डिमांड कर सकते हैं। तो ये बहरहाल एआरएम प्लस माइनस ऑक्सीटोसिन। अब फिर ये जो पाकिस्तान में जैसे मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था वो मींस वहाँ पर ये था कि आप वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और बेसिकली आप अपने नाखूनों को यूज़ करते हुए आप वाटर बैग्स को ब्रेक करते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जब आप नाखूनों को यूज़ करेंगे और आप वाटर बैग ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब आपके नाखून कहीं ना कहीं आपके ग्लव को भी ब्रेक करेंगे। और अगर वो पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो बेसिकली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी आप कैसे वहाँ पे आप उसको एक किस्म का वजाइनल एग्जामिनेशन करते हुए आप नाखून से जब उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पेशेंट को भी ज़रा अनकंफर्टेबल ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं करना होता। प्रॉपर मेथड ये होता है कि ये एमनी हुक होती है, आप ये देखें ये स्टिक की तरह एमनी हुक होती है, ये इसके आगे इस तरह बने होते हैं मींस ब्लंट से टीथ, या ये एमनी कॉट होता है। ये एक ये एक जिस तरह वो फिंगर की तरह का ग्लव होता है, इसको आप पहन लेते हैं अपनी फिंगर के ऊपर, और आप ये देखें इसके आगे एक टिप बनी होती है। फिर जब वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं आप ये देखें स्टिक के ज़रिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो जगहों के ऊपर एमनी हुक यूज़ की जाती है। ठीक है, आप एमनी हुक के ज़रिए आप उसके वाटर बैग्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम वजाइनल एग्जामिनेशन में अपने नाखून के ज़रिए ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर वो मेरा ग्लव ब्रेक होगा तो सारा ब्लड या लाइकर जो है मेरे हाथ पे भी आके लगेगा। वाई आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू पेशेंट्स
कोई भी पेशेंट का प्रॉब्लम हो, जैसे मिकोनियम ही अगर आता है, वो सारा मिकोनियम मेरे ऊपर भी तो आके लगेगा। तो ये बेसिकली एमनी हुक होती है या एमनी कॉट होता है, इसके ज़रिए जो है ब्रेक किया जाता है। और जैसे फिर मैंने आपको बताया कि फिर ये, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये बेसिकली हर चीज़ को आइडियल कंसीडर करके मैंने बनाया है, कि जैसे एआरएम किया तो क्लियर लाइकर है, क्योंकि अगर एआरएम करें और उसके ऊपर भी थिन और थिक मेकोनियम हो तो फिर भी हमने आईवी ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ा सा सोचना होता है। एज लॉन्ग एज सीटीजी इज़ फाइन, थिन थिक मेकोनियम इतना मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज सीटीजी इज़ फाइन। सीटीजी अगर ठीक है तो थिन और थिक मेकोनियम हो तो फिर हमने वेट नहीं करना होता, फिर हम ऑक्सीटोसिन शुरू कर देते हैं, थोड़ा एक्सपीडिएट करते हैं। जैसे कि ये जो मल्टी ग्रेविटा में अगर मैंने एआरएम किया है और थिन या थिक मेकोनियम है, तो फिर मैं उससे डिस्कस करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 4 आवर्स आप मेरा मतलब 1 या 2 घंटे वेट कर लें। अगर मींस नई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती तो मैं सिंटोसिनॉन की ड्रिप स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मिकोनियम बेबी ने पास किया हुआ है, तो आई वांट टू एक्सपीडिएट द डिलीवरी। लेबर इसीलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेबर में आपने मिनट टू मिनट या आवर टू आवर देखना होता है कि कैसे जो है फीटल, आपने फीटल देखना है, आपने मैटरनल देखना है, आपने मींस लाइकर देखना है, आपने मींस कॉन्ट्रैक्शंस देखनी है। तो लेबर इस वजह से कभी भी जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता लेबर के अंदर। लेबर इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, तो लेबर में चेंज होता रहते हैं प्लान। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन और फिर सिंटो और फिर व्हाट टू चूज, व्हेन टू चूज, और फिर हाँ। तो ये मैं विषय यहाँ तक मीन्स ये बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। अब उसमें फिर दूसरा ये है कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, जो कि सिंटोसिनॉन उसकी सिंथेटिक फॉर्म है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। लव हार्मोन का मतलब ये है कि ये बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑक्सीटोसिन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीज होता है, और वो मींस हेल्प आउट करता है। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो मींस और भी जैसे मैटरनल बॉन्डिंग, मिल्क प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है। तो दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस्ड हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ऑक्टा पेप्टाइड होता है। दिस इज कैटागोरिकली कहीं ना कहीं ये सीपीएसपी के अंदर या एमआरसीओजी के, मेरे ख्याल से एमआरसीओजी 1 के अंदर, एमआरसीओजी 1 के अंदर यह एमसीक्यू पूछा गया है। मुझे इस वजह से याद है क्योंकि जब मैंने ये दिया था तो मैं, और उन्होंने कहा ऑक्सीटोसिन क्या है, नैनो पेप्टाइड है या ऑक्टा पेप्टाइड है, तो मुझे उस टाइम पर जैसे क्लियरली नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑक्टापेप्टाइड का मीन्स लगाया, जैसे आप एक गैस लगाते हैं। फिर जब बाद में आके मैंने उसको चेक किया, और उस टाइम जैसे मैं ऑप्स गाइनी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे आज तक याद है कि मैंने दिल में सोचा कि यार आज तक मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऑक्सीटोसिन हम देते रहते हैं, सिंटो दे दो, सिंटो दे दो, या ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर क्या है। तो एमसीक्यू में बेसिकली उन्होंने दिया हुआ था हेक्सापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नैनोपेप्टाइड, आई गेस एमआरसीओजी 1 के अंदर एमसीक्यू था। तो ये इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू, कि ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, ओ फॉर ऑक्टापेप्टाइड। और फिर ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। सबसे पहले इसका रोल जो है, ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट हेनरी डेल ने इसका चाइल्ड बर्थ के दौरान जो इसका रोल है वो उसने उसके ऊपर में रिसर्च की थी 1906 में, कि उसने डिस्कवर किया था कि ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा रोल है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में, मिल्क की प्रोडक्शन में, तो मिल्क इजेक्शन में, जैसे कि हेनरी डेल ने ना 906 में। और फिर ये जो नेचुरल ऑक्सीटोसिन होता है इसको सिंटोसिनॉन, ये जो सिंटो इंजेक्शन जो कि पाकिस्तान में पेरीफ्री में मौजूद हर दाई को पता है, सिंटो का इंजेक्शन, सिंटो का इंजेक्शन, जहां समझ ना आए सिंटो लगा दो मरीज को, बस खुद ब खुद सिंटो कुछ ना कुछ कर लेगी। तो ये जो सिंटो का इंजेक्शन है जो कि पीपीएच को बचाता है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प आउट करता है, जो कि मींस आप देखें कि सिंटो 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 सिंटो, ये जो सिंटो का इंजेक्शन है
यानी कि ऑक्सीटोसिन को सिंथेटिक फॉर्म के अंदर विंसेंट विनयार्ड ने जो है सबसे पहले ये कौन था, मेरे ख्याल से अमेरिकन, दिस इज़ एन अमेरिकन फार्माकोलॉजिस्ट, ही इज़ एन अमेरिकन फार्माकोलॉजिस्ट, विंसेंट विनयार्ड ने इसको सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो एक नेचुरल हार्मोन है उसको सिंथेटिक फॉर्म के अंदर सिंटोसिनोन के इंजेक्शन की फॉर्म में उसने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, और इसको इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया गया बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन। आज पीपीएच से जो अगर पेशेंट जो है उसको हेल्प आउट होता है, कहीं ना कहीं मेटरनल डेथ्स कम होती हैं सिंटोसिनॉन के इंजेक्शन की वजह से, तो वो विंसेंट विनियार्ड जो है उसकी एफर्ट्स की वजह से है। आप ये देखें, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि मीन्स हम पाकिस्तानियों ने, ये मैं किसी और पे तो कमेंट नहीं करता, बहरहाल बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान पे तो कमेंट कर ही सकता हूँ कि आप देखें कभी कोई हमारा नाम आया किसी चीज़ में, बस हमने ये है कि मींस पावर पॉलिटिक्स, बस इन्हीं में करप्शन, यही हमने करनी है। दुनिया आप देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो बहरहाल नॉट अ पॉलिटिकल लेक्चर, तो विंसेंट विनियार्ड जो है ही वॉज द पर्सन, और इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये नोबेल प्राइज़ जब ये ऐसे होता है, नोबेल गोल्ड में जो दिया जाता है गोल्ड मेडल, ये वाला नोबेल प्राइज़ का ये ऐसा होता है, तो ही वन अ नोबेल प्राइज़ फॉर दैट सिंटोसिनॉन इंजेक्शन के लिए। ठीक है, ये सिंटोसिनॉन इंजेक्शन जो कि पाकिस्तान में मौजूद हर दाई को पता है, तो ये वही इंजेक्शन है सिंटोसिनॉन। बस जहाँ समझ ना आए सिंटो लगा दो ठक करके, बस सिंटो खुद ही कुछ ना कुछ कर लेगी। ठीक है, तो अब फिर ये होता है कि जब आपने एआरएम किया है और उसके बाद आप सिंटो स्टार्ट करना चाहते हैं 30 मिनट्स के बाद या 2 घंटों के बाद, तो आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है, आपने उसको देना किसके अंदर है। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो वहाँ पर जो ऑन कॉल सीनियर रजिस्ट्रार होती थी उनकी मर्ज़ी होती थी, कभी नॉर्मल स्लाइन में दे दो, कभी हार्टमैन में दे दो, कभी 5 ड्रॉप्स चला दो, कभी 10 ड्रॉप चला दो, कभी इसको कम, मीन्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने चलाना होता था। हर एक की एक अपनी मर्ज़ी होती थी, वो ऑर्डर होता था कि जी बस ये कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली तो ऐसे नहीं चलाना होता। सिंटो की एक रेजीम होती है ऑक्सीटोसिन की, आपने जब उसको देना है तो सबसे पहले तो ये है कि जो एडवाइस किया जाता है कि नॉर्मल स्लाइन 500 मिल्स नॉर्मल स्लाइन के अंदर 10 यूनिट्स ऑफ सिंटो आपने डालने हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ सिंटो। अब ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्शन के लिए 10 होते हैं और जो पीपीएच की मैनेजमेंट के लिए 40 होते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वो वहाँ पर जो कोई 5 यूनिट डलवा देता था, कोई 10 डलवा देता था, कोई 20 डलवा देता था, कि मींस इंडक्शन के लिए, कि वो इसका मतलब ये था कि उन सीनियर रजिस्ट्रार्स को भी बेसिकली पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये लेबर के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें नहीं करनी होती, ये फिक्स्ड हैं। दिस इज़ फिक्स्ड, दिस इज़ स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। वार्ड की एक सीनियर रजिस्ट्रार अगर 10 यूनिट्स डाल रही हैं तो दूसरी ने भी 10 ही डालने हैं, तीसरी ने भी 10 ही डालने हैं, अपनी मर्जी से 5 नहीं डालने। मुझे याद है वो फर्स्ट ईयर में जब ट्रेनिंग था तो फोर्थ ईयर की एक मेरी पीजीआर, आज भी मुझे अल्फाज याद है कि 5 यूनिट और डाल दो इसके अंदर, जैसे कि वो सिंटो की ट्रिप है 5 और डाल दो, 2 घंटों बाद 5 और डाल दो, 2 घंटों बाद 5 और डाल दो, भाई ऐसे थोड़ी है कि अब ये। बहरहाल 10 यूनिट्स ऑफ एक्स ऑक्सीटोसिन 500 मिल्स ऑफ नॉर्मल स्लाइन में डाले जाते हैं, दिस इज़ रेकमेंडेड। हाँ, अगर नॉर्मल स्लाइन नहीं है तो आप हार्टमैन के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन 10 यूनिट्स 500 मिल्स के अंदर डाले जाते हैं। और फिर उसको चलाया कैसे जाता है, अब प्राइमी ग्रेविडा के अंदर आप 6 मिल्स पर आवर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 मिल्स पर आवर से स्टार्ट करते हैं। हर 30 मिनट्स के बाद, हर 30 मिनट्स के बाद अगर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो 4 से 5 नहीं हैं 10 मिनट्स में, तो आप हर 30 मिनट्स के बाद इंक्रीज़ करते जाते हैं। और इसको इंक्रीज़ कैसे करते हैं, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 48, 72 तक लेकर जाते हैं हर 30 मिनट्स के बाद। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस 4 से 5 होना शुरू हो जाती हैं
तो फिर आप रोक देते हैं वहीं पे, आप उससे आगे नहीं फिर लेकर जाते। मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा की ये रजीम होती है कि आप 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखें, एक आपने पढ़ा होगा, जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन कैन कॉज यूट्राइन रप्चर एज वेल, स्पेशली इन मल्टी ग्रेविडा। तो मल्टी ग्रेविडा में थोड़ा सा केयरफुल हुआ जाता है। आप 3 से स्टार्ट करते हैं और आप 24 तक लेकर जाते हैं, 24 से ज़्यादा नहीं आप लेकर जाते। इससे ज़्यादा अगर आपने 24 से ज़्यादा लेकर जानी है तो दिस शुड बी अ कंसल्टेंट डिसीजन, ठीक है, ये एक सीनियर डिसीजन होना चाहिए, और क्योंकि यूट्राइन रप्चर हो सकता है। और एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये तब तक आप इंक्रीज करते हैं, जैसे ये 472 तक के 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स में अगर आना शुरू हो जाएं, फिर आप इंक्रीज नहीं करते। अगर 6 के ऊपर ही आ रही हैं तो फिर आप इंक्रीज नहीं करते, ठीक है। ये वाली बात हो गई। फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि ये नॉर्मल सलाइन में ही डालना क्यों ज़रूरी है। ये मैं ऑक्सीटोसिन के ऊपर एक अलहदा से भी छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये नॉर्मल सलाइन में इसलिए डाला जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो वाटर रिटेंशन करता है और हाइपोनेट्रीमिया करता है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया करता है बॉडी के अंदर, जिससे पेशेंट को, मेरा मतलब है, नुकसान होता है, फिट्स पड़ सकते हैं। बच्चा अगर हाइपोनेट्रीमिक बाई निकलता है तो बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं, बच्चा जो है वो लिथार्जिक होता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल सलाइन में इसलिए डाला जाता है कि वो साथ साथ सोडियम को भी वो कवर करता रहे। और जब ऑक्सीटोसिन की ड्रिप चल रही होती है, हर 8 घंटे के बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट्स करने होते हैं, हर 8 घंटे के बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट्स करने होते हैं, जिसमें आप सोडियम, स्पेशली आप सोडियम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपने ऑक्सीटोसिन को रोकना होता है। हर 8 घंटे के बाद आप ऑक्सीटोसिन की ड्रिप के ऊपर आप जो है सोडियम चेक करते हैं, इसीलिए ये नॉर्मल स्लाइन में डाला जाता है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल स्लाइन में क्यों डाल रहे हैं, अभी इसको डेक्सट्रोज में क्यों नहीं डाल रहे, इसको हार्टमैन में क्यों नहीं डाल रहे। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर नॉर्मल स्लाइन ना हो तो आप हार्टमैन में डाल सकते हैं, लेकिन एडवाइस किया जाता है नॉर्मल स्लाइन, क्योंकि ये हाइपोनेट्रीमिया करता है। हाइपोनेट्रीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोनेट्रीमिया से एक्यूट किडनी इंजरी होती है, हाइपोनेट्रीमिया से पेशेंट को कन्वल्जन्स हो सकती हैं, हाइपोनेट्रीमिया बच्चे में हो जाता है जो कि बच्चे को लेथार्जिक बनाता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन जो है, ये हमें पता होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने जैसे, और ये मुझे पता है, देखें, किसी की अगर अच्छी ट्रेनिंग हुई है तो डेफिनेटली उनको ये बातें पता होंगी। मुझे नहीं पता थी ये बातें, ये मुझे बातें नहीं पता थी 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान में। मींस बहुत कोशिश की मैंने, वो कभी क्या कभी क्या कभी क्या, लेकिन कि अब स्टैंडर्डाइज्ड जैसे मेरे माइंड में थोड़ी प्रैक्टिस बन रही है, तो मेरे लेबर के लेक्चर जैसे मेरी कोशिश है कि मैं अपने कॉलीग्स को भी बता सकूं, कोई अगर मेरे जैसा नलायक है जिसको नहीं पता चल सकी 4 साल ट्रेनिंग के अंदर, तो एटलीस्ट उनको पता चल सके, ताकि वो अपने माइंड में एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस बना सकें, और वो अपने माइंड में फिर जैसे अपने जूनियर कॉलीग्स की हेल्प कर सकें, और फिर जैसे वो पेशेंट वेलफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी सारी की सारी प्रैक्टिस, या जो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप पैसे अर्न कर रहे हैं, वो हलाल कैसे होंगे, वो हलाल ऐसे होंगे जब आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ गलत हो जाता है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप अपनी तरफ से आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि अवेलेबल, जिस तरह एविडेंस बेस्ड नॉलेज आपका कह रहा है, देन दैट अर्निंग विल बी हलाल। पेशेंट आता जा रहा है और उसका सिजेरियन करते जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट हलाल प्रैक्टिस। बेसिकली आप अपने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए सिजेरियन कर रहे हैं। बहरहाल मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो चलें, ये यहीं पे मैं वीडियो रोक देता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ये बहरहाल हमने मुख्तलिफ मेथड्स डिस्कस किए, जिसके अंदर ARM और ऑक्सीटोसिन है, जिसके अंदर जो है मींस प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, फिर जिसके अंदर मैकेनिकल मेथड्स हैं, जिसके अंदर स्वीपिंग है। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ इंडक्शन है। फिर ये जैसे मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल, इस एरिए में से MCQ आता है, और वो गलत होता है, कैंडिडेट्स गलत करते हैं उसको, ठीक है। तो ये वाला हमें पता होना चाहिए। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।